हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। हमने जो बात कर ली थी अपनी सेक्शन, जो हमने डिस्कस किया था वो 45 तक कर लिया था, पावर टू ट्रांसफर केसेस टू एंड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ केसेस। तो कंसोलिडेशन ऑफ केसेस में बोला गया है कि व्हेन मोर केसेस देन वन इन्वॉल्विंग सेम क्वेश्चन ऑफ एक्शन। ठीक है ना। जिसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉज ऑफ एक्शन सिमिलर नेचर का होगा। ठीक है ना। तो उस केस को किसी सुपीरियर कोर्ट में, ठीक है ना, जो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट सिमिलर नेचर के केस को, ये उसमें पार्टी सेम है और जो उसका कॉज ऑफ एक्शन और क्वेश्चन ऑफ लॉ वो सेम है, तो किसी एक उनको कंबाइन करके, इकट्ठा करके किसी सुपीरियर कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उन सबका एक सिंगल जजमेंट आएगा। तो बेसिकली 46 में ये बोला गया है। 47 में बोला गया पावर टू समवन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो किसको पावर है कोई एविडेंस बना मंगाने के लिए, किसी मतलब किसी आई विटनेस को बुलाने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट बुलाने के लिए, तो किसको पावर है? तो एनी रेवेन्यू कोर्ट। अब रेवेन्यू कोर्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? रेवेन्यू कोर्ट स्टार्ट होती है तहसीलदार से। तहसीलदार से जितने भी बाकी ऊपर के लोग हैं वो सब किसी को भी बुला सकते हैं एविडेंस के लिए और किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। इसके बाद है ऑल पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड आइदर इन पर्सन और बाय ऑथराइज एजेंट। तो जिस किसी को भी कोर्ट सम्मन भेजेगी, सम्मन करेगी, ठीक है ना। सम्मन का एक फॉर्मेट होता है, वो आगे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, सेक्शन 49 में। तो जो सम्मन भेजेगी और उसमें जिसको बुलाया जाएगा, या तो खुद आ सकता है, अपना किसी एजेंट को भेज सकता है। उसके अलावा इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड एट पर्संस एग्जाम्ड फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस इन सीपीसी सेक्शन 132 एंड 133। तो सेक्शन 132 एंड 133 में जो लोग एग्जाम्प्टेड है, ठीक है ना। अब जैसे आप प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकते, ठीक है ना, ऐसे आप कुछ एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, उन लोगों को आप नहीं बुला सकते, ठीक है ना, तो वो एग्जाम्प्टेड है यहाँ पे। इसके अलावा है सेक्शन 49, जिनको मतलब पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ठीक है ना, सीपीसी या फिर लेबर लॉज के अंदर कहीं कहीं किसी किसी पब्लिक सर्वेंट को ट्रेड यूनियंस में एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। इसके बाद सेक्शन 48 में बात करते हैं प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सम्मन। अब किसी के पास सम्मन गया, वो उसने नॉन कंप्लायंस की, मतलब वो आया नहीं, तो अब क्या होगा? तो इफ एनी पर्सन ऑन whom a summon to give evidence or produce a document has been served fails to comply with the provision with the summon, the officer by whom the summon has been issued may exercise। अब किसी ने इशू किया, जो ओआईसी था, ऑफिसर इंचार्ज, उन्होंने सम्मन इशू किया, अब उसने कंप्लायंस नहीं करी, जिसको भेजा था वो नहीं आया, तो उसके पास क्या पावर्स हैं? तो उसके पास पावर है और सीपीसी के ऑर्डर नंबर 16 के रूल 10 to 13 17 18 में, ठीक है ना, कि वो एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस, ठीक है ना, बाय एनी मींस एज मेंशन अंडर सीपीसी। सेक्शन 49 में आते हैं कि सम्मन का फॉर्मेट क्या होगा। तो सम्मन डुप्लीकेट में जाएंगे, सम्मन राइटिंग में होगा, उस पर साइंड होगा, ठीक है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, और उस पर एक सील लगी होगी कि कौन उसको भेज रहा है, ठीक है ना वो, और किस मोड से जाएगा। बाई पोस्ट जा सकता है और मतलब टेंडरिंग डिलीवरिंग हो सकती है, मतलब बाई हैंड दे सकते हैं। उसके अलावा किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे जिसको देना है वहां पे चिपका सकते हैं। यही 40 में दिया मोड ऑफ सर्विंग नोटिस। अब नोटिस की बात आती है। एवरी नोटिस अंडर दिस एक्ट मे बी सर्व्ड आइदर बाय टेंडरिंग, डिलीवरिंग और सेंडिंग अ कॉपी देयर ऑफ बाय पोस्ट इन अ कवर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। ये मैंने अभी आपको बताया था, जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। टू द पर्सन ऑन होम इट इज टू बी सर्व टू हिज ऑथराइज एजेंट। अगर वो नहीं मिलता है तो कोई उसका ऑथराइज मेल मेंबर जो होता है फैमिली का, या फिर कोई ऑथराइज एजेंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी या पार्टनरशिप को कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, ऑक्यूपायर है, उसको दे देंगे कॉपी नोटिस की। इसके बाद है मोड ऑफ इशूइंग प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन कैसे इशू करते हैं? तो प्रोक्लेमेशन इशू होता है कोर्ट हाउस में। कोर्ट हाउस में चिपका देते हैं हम प्रोक्लेमेशन को। इसको बोलते हैं हिंदी में नुमादी करना, ठीक है ना। और लास्ट में लिखा हुआ है बीटिंग ऑफ द ड्रम। ड्रम लेके मतलब वो बजाते हुए एक माइक ले लेते हैं और फिर उससे बोलते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना, जो भी उनको बोलना होता है। तहसील के हेडक्वार्टर में, कोर्ट हाउस में, ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस पे चिपका देना, ठीक है। इसके बाद होता है नोटिस एंड प्रोक्लेमेशन नॉट वॉइड फॉर एरर। अब किस किस केस में इनवैलिड नहीं होंगे? तो उस केस में इनवैलिड नहीं होंगे किसी भी लैंड से रिलेटेड
कोई भी नोटिस या प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं, जिस जिस केस में फॉर एग्जांपल किसी लैंड का डिस्क्रिप्शन कुछ गलत हो गया या फिर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, टाइपिंग टाइपो एरर हो गया, उस केस में वो इलीगल या वॉइड या इनवैलिड नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 53 की। सेक्शन 53 में प्रोसीजर फॉर प्रिक्यूरिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब वही वाली बात है कि किसको पावर थी सीपीसी के ऑर्डर 1610 रूल्स में, ठीक है ना, अटेंडेंस करने के लिए। तो वही सेक्शन 53 में बोला, इफ इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ अ जुडिशियल नेचर पेंडिंग बिफोर एनी रेवेन्यू कोर्ट, अगर कोई जुडिशियल नेचर की प्रोसीडिंग किसी रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है, आइदर पार्टी डिजायर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, या तो पार्टी चाहती है किसी स्पेसिफिक विटनेस को बुलाया जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर एज पर ऑर्डर 16 रूल 224 ऑफ सीपीसी, ठीक है ना। इस ऑर्डर के तहत ही आप जो है विटनेस को बुला सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन 54 में हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी। हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी का मतलब होता है एक्स पार्टी। अगर दो पार्टियों के बीच में केस चल रहा है, अब दो पार्टियों के बीच में केस चल रहा है, कोई एक पार्टी वो बहुत दिनों से नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए, तो कोर्ट सुन ही नहीं पा रही है कि दूसरी पार्टी क्या बोलना चाहती है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर या तो केस को डिसमिस कर देगी या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है ना। या तो दोनों पार्टी नहीं आ रही तो डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देगी, एक पार्टी नहीं आ रही तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगी, या फिर केस को डिसमिस कर देगी, उसमें लिख देगी कि डिफॉल्ट फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, कि जिसने केस डाला था वही नहीं आ रहा, या फिर जिसने केस डाला था वो तो आ रहा है, डिपेंडेंट नहीं आ रहा, तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा। और दोनों ही नहीं आ रहे तो केस को डिसमिस, उसको बोलेंगे डिसमिस इन डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 55 में, तो नो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स पास्ड एक्स पार्टी और बाय डिफॉल्ट। अब एक्स पार्टी के कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें अपील नहीं हो सकती। री हेयरिंग ऑन प्रूफ ऑफ गुड कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस। अब किसी के पास एक पुख्ता सबूत है, जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, तो वो केस की हेयरिंग पे नहीं पहुंच पाते, तो उनके पास अगर गुड कॉज है और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन लगा के उन्होंने बता दिया, तो उस केस को दोबारा रीओपन करके दोबारा री जजमेंट दे देंगे, ठीक है ना। अब इसका टाइम कितना है, if a plaintiff within 30 days from the date of such order and if a defendant within 30 days, तो 30 डेज के अंदर अगर गुड कॉज ऑर्डर के 30 डेज के अंदर गुड कॉज कोर्ट को बता दिया तो केस रीओपन हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी रिवर्स और ऑल्टर विदाउट प्रीवियसली समनिंग द पार्टी इन यूज। अब किसी के फेवर में पहले जजमेंट पास किया था तो सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा तभी कोई जजमेंट पास होगा। अब 56 में आते हैं करेक्शन ऑफ एरर और ओमिशन। तो कोई भी कोर्ट ऑफिसर बाय होम एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, किसी भी ऑर्डर मतलब किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर या किसी भी रेवेन्यू कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो उसको करेक्ट कर सकता है कितना टाइम पीरियड के अंदर, 90 डेज के अंदर। इसके बाद किसको पावर है आर्बिट्रेशन में मैटर भेजने की। मतलब ये तो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, आर्बिट्रेशन होता है, उसमें नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। कोई भी लॉ, कोई भी सीपीसी सीआरपीसी इस टाइप के जो प्रोसीजर लॉ होते हैं ये फॉलो नहीं होते, वो काइंड ऑफ मीडिएशन होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। तो किसको पावर है, चीफ कमिश्नर को, डेप्यूटी कमिश्नर को, एडिशनल कलेक्टर को, असिस्टेंट कलेक्टर मतलब एसी फर्स्ट क्लास और रेवेन्यू असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर और एन असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। अब इसमें किसको पावर आपको नहीं दिख रही है, तो तहसीलदार को पावर नहीं है कि आर्बिट्रेशन में भेज सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोसीजर इन केसेस। अब जो केसेस आर्बिट्रेशन में गए उसमें कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा, तो एक आर्बिट्रेशन के लिए एक एक्ट होता है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ठीक है। अब इसमें आती है 59 में कि एप्लीकेशन टू सेट असाइड ऑर्डर। अब आर्बिट्रेशन ने कोई अवार्ड पास किया, अब उसको सेट असाइड मतलब उसको हटा के, मतलब जो पार्टीज है उनको ये लगता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, किसी भी एक पार्टी को लगता है, तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि इस ऑर्डर को आप रिमूव करो, हम दोबारा से केस आपकी कोर्ट में ही इनिशिएट करना चाहते हैं। बट इसकी एक एप्लीकेशन एक टाइम पीरियड के अंदर लगती है, उसका क्या टाइम होता है, विद इन 10 डेज आफ्टर द डे अपॉइंटेड फॉर हियरिंग द अवार्ड, ठीक है ना। शैल बी मेड विद इन 10 डेज आफ्टर द डे, ठीक है। इसका बाद में सेक्शन 60 पे decision according to award. If the officer making the reference does not see cause to remit the award or any of the matter referred to arbitration for the consideration, and if no application has been made to set aside
और इफ ही हैज रिफ्यूज सच एप्लीकेशन ही शैल डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड। अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल पहले आर्बिट्रेशन में भेजा, फिर आर्बिट्रेशन ने अपना अवार्ड दिया, तो अगर कोई एप्लीकेशन नहीं आई है कि इस अवार्ड को हटा के हमारा मैटर डिसाइड किया जाए अब रेवेन्यू कोर्ट में, तो फिर वो उस अवार्ड के अकॉर्डिंग उस अवार्ड को ही फाइनल अवार्ड मान लेगा, जजमेंट मान लेगा, और फिर जो अपनी डिग्री ऑर्डर पास करना है उसके अकॉर्डिंग पास कर देगा। 61 में क्या बात करिए, बार टू अपील एंड सूट इन सिविल कोर्ट। अब जो भी केसेस रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे, वो किस किस सिचुएशन में सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सच डिसीजन शैल बी एट वंस कैरीड आउट एंड शैल नॉट बी ओपन टू अपील अनलेस द डिसीजन इज in excess of or not in accordance with the award or unless the decision is impugned on the ground that there will be no valid order in law। अगर या तो कोई अवार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को वॉयलेट कर रहा है, तो बेसिकली वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर वॉयलेट नहीं मतलब वॉयलेट कर रहा है तब सिविल कोर्ट में जाएंगे, अगर वॉयलेट नहीं कर रहा है तो नहीं जाएंगे सिविल कोर्ट में। अब फाइन और कॉस्ट की रिकवरी कैसे होगी, तो आप इसमें याद रखो, ऑल फाइन्स फीस फाइन्स कॉस्ट अदर देन कॉस्ट बिटवीन पार्टी एंड पार्टी, दो पार्टियों के बीच में जो भी कॉस्ट है उसको छोड़ के सब कुछ कैसे रिकवर होगा, एज एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद आते हैं 63 में, डिलीवरी और पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली लैंड होता है। व्हेन एन ऑर्डर इज मेड एट अ पर्सन टू बी पुट in possession of any immovable property, the officer making the order may deliver over the possession in the same manner and with the same powers in regard to all contempt, resistance and the like as may be lawfully exercised by the civil courts in execution of their own decrees। सिंपल सी बात है कि आपका कोई पोजेशन से रिलेटेड कोई केस चला गया है, तो वो जिस ऑर्डर को पास करेगा वो इस तरीके से ऑर्डर को पास करेगा कि जो उसका ऑर्डर है वो इस तरीके से एनफोर्स करे, इस तरीके से लागू हो कि वो खुद ही उस जमीन का मालिक है। ठीक है ना, बस। इसके बाद आते हैं चैप्टर 6 पे, अपील रेफरेंस एंड रिवीजन। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 64 सेक्शन हो गए ऑलमोस्ट, 74 84 21 सेक्शन हमारे बचे हैं, शायद 2 क्लास में हो जाएंगे हमारे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे 6 को, और फिर 74 से 85 2 क्लास में हमारा ये चैप्टर ये एक्ट खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए तो हमारी 600 MCQs की क्वेश्चन बैंक आ गई है, प्रोबेबली 10th ऑफ नवंबर तक हम लॉन्च कर देंगे। उसका कंपाइलेशन का काम चल रहा है। अभी क्या था, जम्बल्ड फॉर्म में थी, हम उसको एक्ट वाइज कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे। हमारे 160 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, मोर देन 160 क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस के लिए, सारे लॉ से रिलेटेड है। हमारा एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कोर्स है, और हमारी लाइव क्लास होती है डेली 3:30 to 5 o'clock। उसमें हमने लगभग उसमें 4 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा चौथा एक्ट चल रहा है, दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स। इसके बाद हमारे 3 एक्ट बच जाएंगे, लैंड एक्विजिशन, पंजाब लैंड रेवेन्यू, राइट टू फेयर कंपनसेशन। वो भी हम प्रोबेबली 25 ऑफ नवंबर या लास्ट एट द एंड ऑफ द नवंबर कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है या कोई भी अपडेट चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।